Hello students, here is मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को 12th क्लास का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड हेडिंग्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले जो आइसोलेट किए थे उनका नाम था फ्रेडरिक माइस्चर। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था कहाँ से? फर्स्ट सेल के न्यूक्लियस। हालांकि जो न्यूक्लिक एसिड का नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस से आइसोलेट हुआ तो न्यूक्लिक, और नेचर कैसा था? एसिडिक, इसलिए हुआ न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ डीएनए एंड आरएनए को एक साथ हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेडरिक माइस्चर ने इसको क्या किया था? फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल। उन्होंने यहां से क्या किया था? आपका आइसोलेट किया था। देखिए डीएनए एंड आरएनए को हम एक साथ इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर मोर और लेस एक दूसरे से क्या होता है? मिलता जुलता है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे पहले आया था कौन? आरएनए। उसके बाद डेवलपमेंट हो पाया किस चीज का? डीएनए का। और हम लोगों का जितना भी कैरेक्टर है वो टोटल का टोटल डिपेंड करता है जो डीएनए में आपका होता है कौन? जीन। जीन पे ही हम लोग का पूरा कैरेक्टर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ दोनों को एक साथ इस वजह से लेकर के चल रहे हैं कि कंपोजिशन मोर और बेस की दोनों का क्या होगा? सेम से मैच करेगा। इस वजह से अब इसके हम कंपोजिशन पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका जो कंपोजिशन होता है आपका, कंपोजिशन वो होता है आपका किस किस चीज से बना होता है? इसमें होता है पेंटोज शुगर। सेकंड होता है आपका कौन सा? नाइट्रोजिनस बेसेज, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेज होते हैं। और तीसरा होता है फॉस्फेट, और फॉस्फेट यहाँ किस फॉर्म में आपको मिलेगा? H3PO4 के फॉर्म में फॉस्फेट आपको मिलेगा। तो अब हम बारी बारी से इन सबों के बारे में, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेज एंड फॉस्फेट के बारे में अब हम बारी बारी से इसे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू हम करते हैं कौन सा चीज? सबसे पहले अब देखिए हमारे पास कौन सा? पेंटोज शुगर। जैसा कि नाम है पेंटोज शुगर, तो ये बना होगा हमारे पास कितने कार्बन एटम का? 5 कार्बन एटम। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे? देखिए 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन एटम। इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम। पेंटोज शुगर में एक्चुअली होता है क्या कि 4th कार्बन एटम एंड 1st कार्बन एटम के बीच में एक ऑक्सीजन का क्या होता है? ब्रिज होता है। ये लीनियर स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का? पेंटोज शुगर का। लेकिन आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर जो डीएनए या आरएनए में होता है वो इस तरीके का होता है। देखिए ये है कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम? 1 2 3 एंड 4। देखिए 1st एंड 4 के बीच में ऑक्सीजन ब्रिज आपको मिला। और ये है आपका कौन सा कार्बन एटम? 5वां नंबर कार्बन एटम, 5th नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये है आपके पास कौन सा? पेंटोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर में आप देखिए कि 2nd नंबर ऑफ कार्बन एटम पे ही कुछ चेंजिंग होगा। तो क्या चेंज होगा? यदि आपके पास 2nd नंबर ऑफ कार्बन एटम पे H और OH हो, क्या हो? H एंड OH, तब ये पेंटोज शुगर कहलाएगा आपको राइबोज शुगर। ये क्या कहलाएगा? राइबोज शुगर। और इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर दें, जैसे ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है इस तरीके का 1 2 3 4, और ये कौन सा है? 5th नंबर कार्बन एटम का। तो इस पे हाइड्रोजन और OH तो होता, हाइड्रोजन H एंड OH यदि 2nd पोजीशन पे होता तो कहलाता राइबोज शुगर। लेकिन यहाँ से एक ऑक्सीजन को यदि हम हटा देते, हटा दिए, तो ऑक्सीजन जैसे ही हटा तो ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है शुगर का, और ये हो जाएगा कैसा? रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा शुगर का। तो रिड्यूस्ड होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसका नाम हो गया आपके पास डीऑक्सी
राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर। मैंने क्यों कहा इसे? क्योंकि इसके पास सेकंड पोजीशन के नंबर पे कार्बन एटम पे ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ शुगर है। ये कैसा हो? ऑक्सीजन है ही नहीं, केवल हाइड्रोजन है। तो ये हो गया आपका कौन सा? रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ शुगर हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच दोनों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेंटोज शुगर आपका दो तरीके का होगा। पेंटोज शुगर में बेसिकली कौन सा? एक हो गया राइबोज शुगर और दूसरा हो गया कौन सा? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये जो आपका राइबोज शुगर होता है ये होता है आरएनए में और ये मिलेगा आपको किस चीज में? डीएनए। तो इसी वजह से अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा आरएनए का फुल फॉर्म आप क्या कर सकते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज कहने का मतलब कि राइबोज शुगर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज मींस ये शुगर, पेंटोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज कंटेनिंग शुगर, ये हो गया किस चीज में? डीएनए। अब हम सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेंटोज शुगर के बाद अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको दूसरा जो इसका कंपोजिशन था वो कौन सा था? नाइट्रोजनस बेसेज। तो देखिए नाइट्रोजनस बेसेज के बारे में देख रहे हैं हम लोग। क्या है नाइट्रोजनस बेसेज? नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेज को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजनस बेसेज कहते हैं। नाइट्रोजनस बेसेज बेसिकली कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका प्यूरीन और दूसरा होता है कौन सा? पाइरीमिडीन्स। देखिए प्यूरीन जो होता है आपका ये भी दो तरीके का होता है प्यूरीन, एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन। और दूसरा कौन सा होता है? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। एडिनिन एंड गुआनिन प्यूरीन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल क्या है? पाइरिमिडीन है। आपके पास जो यूरासिल है ये केवल होता है किस चीज में? आरएनए में, और ये ऑप्शन है। और ये जो थाइमिन है ये होता है आपको किस चीज में? केवल डीएनए में होता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसेज आपने देखा कि दो तरीके का प्यूरीन, पाइरिमिडीन्स, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। चलिए आप अब इसके स्ट्रक्चर पे देखिए। यहाँ जो ये दोनों है आपका एडिनिन एंड गुआनिन, ये है आपका कौन सा? प्यूरीन। ये है प्यूरीन। आप देखिए प्यूरीन में डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन। डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्या? डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें दो दो रिंग है। तो ये डबल रिंग ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ देखिए किसका है? एडिनिन एंड गुआनिन का। दोनों का कंप्लीटिव आप स्ट्रक्चर देखिए तो आपको क्या लगेगा? देखिए इसमें भी आपका ये 6 मेंबर है और ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 मेंबर। तो टोटल इसमें 9 मेंबर मिला। किस चीज में? प्यूरीन में टोटल मिलता है आपका 9 मेंबर रिंग होता है, 9 मेंबर। और ये बेसिकली बना होता है किस चीज का? कार्बन प्लस नाइट्रोजन का। दोनों में कॉमन चीज क्या है? देखिए यहाँ NH2 है, यहाँ क्या है? आपको कीटोन ग्रुप मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन दोनों में सिमिलर है और दोनों में आपका जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो भी क्या है? आपका सेम है। ऐसे आप कंपैरिजन यदि कर लेते हैं तो आपको रिमेंबर करने में क्या होगा? सहूलियत होगी। आप देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी नाइट्रोजन मिल रहा है। तो डिफरेंसेस कहाँ है? केवल यहाँ NH2 का। ये NH2 इसमें इस पोजीशन पे है जहां इसमें क्या है? आपका कीटोन है। तो ये डिफरेंशिएट करता है किसके किसके बीच में? एडिनिन के बीच में एंड गुआनिन के बीच में। आप नीचे देखिए कौन सा? ये है पाइरिमिडीन्स। पाइरिमिडीन 6 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है और ये भी बना होता है कार्बन प्लस नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन है इसमें, इसी वजह से तो इसे कहा गया है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो देखिए थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल का स्ट्रक्चर है। आप डीएनए में देखेंगे कि थाइमिन होता है और उसी के जगह पे आरएनए में कौन होगा? यूरासिल होगा। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर
और इसके स्ट्रक्चर के बीच में आप क्या देखिए, सिमिलरिटीज देखिए क्या क्या है। देखिए दोनों में कीटोन सेम पोजीशन पे, नाइट्रोजन कीटोन ग्रुप, नाइट्रोजन आपको समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड का ऑर्गेनाइजेशन इस जगह पे सेम। केवल थाइमीन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और ये ऑप्शन है। थाइमीन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और ये थाइमीन आपको किस चीज में मिलेगा, डीएनए में, जबकि यूरासिल केवल मिलेगा किस चीज में, आरएनए। अब आप देखिए कौन सा, साइटोसिन में आप देखिए मिलता जुलता इससे ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इस जगह पर क्या है, NH2 आ गया, जहां यहाँ क्या था, CO ग्रुप था, यहाँ केवल कौन है, NH2 है। बाकी आप यहाँ देखिए, इससे कंपेयर करिए, बॉन्ड का पोजीशन इसमें दो है, नाइट्रोजन और ये कीटोन ग्रुप दोनों से मिलता है, और ये नाइट्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, साइटोसिन का। और लास्ट आपका कौन था, फॉस्फेट ग्रुप थर्ड में, तो वो मिलता है आपको H3PO4 के फॉर्म में, ये हो गया फॉस्फेट। अब हम तीनों का अरेंजमेंट देखेंगे कि कैसे नाइट्रोजनस बेसेज शुगर से अटैच है एंड शुगर से ही फॉस्फेट कैसे अटैच्ड है। देखिए अब इसका हम अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं। अरेंजमेंट में कौन कौन सा हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट अरेंजमेंट देखिए सबसे पहले, ये कोई भी आपके पास शुगर और प्लस नाइट्रोजिनस बेस एक साथ आता है, तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। देखिए कैसे, ये हमारे पास कौन है, एक पेंटोज शुगर है, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है। तो आप यहाँ देखिए, ये हम ले लेते हैं राइबोज शुगर, और इसके फर्स्ट पोजीशन पे, याद रखना होगा किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे यदि कोई नाइट्रोजनस बेसेस जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन कोई भी आकर के फर्स्ट पोजीशन पे आपको ऐड हो जाता है, तब ये कहलाएगा आपको न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्यों कहें, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस एक अटैच हो गया, तब ये पूरा कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ चूंकि एडेनिन है, तब इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन होने की वजह से इस पार्टिकुलर ग्रुप का नाम हो जाएगा एडिनोसाइड क्यों, देखिए आप यहाँ न्यूक्लियो, तो न्यूक्लियो में कौन है, एडेनिन, तो हो गया कौन, एडिनोसाइड। क्लियर। सिमिलरली यदि यहाँ आपके पास होता कौन, साइटोसिन, तो आप कहते हैं साइटोनोसाइड, गुआनिनोसाइड, थाइमिनोसाइड, इस तरीके से इसका नाम चला जाता है। अब देखिए डीऑक्सीराइबोज होता, ये सिचुएशन आपको किस चीज में आएगा, आरएनए के केस में। क्यों आरएनए के केस में, क्योंकि यहाँ ये देखिए ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है शुगर का, तो इस वजह से आरएनए। लेकिन डीएनए की स्थिति में क्या होता, अब देखिए यहाँ ये हम ऑक्सीजन को डिलीट करते हैं, हटा दिए, केवल आ गया हाइड्रोजन, तब तो डीऑक्सीराइबोज, और ये कौन है आपका एडेनिन, तो इसके आगे केवल हम एक शब्द लगा देंगे डीऑक्सी एडिनोसाइड। आप समझ गए होंगे कि डीऑक्सीराइबोज कंटेनिंग एडेनिन है, तो डीऑक्सी एडिनोसाइड ये होगा किस चीज में, डीएनए। जबकि ऊपर वाला केस, जब यहाँ ऑक्सीजन था तब ये आरएनए का, जब ऑक्सीजन नहीं है तो डीएनए के केस। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब कोई शुगर, पेंटोज शुगर स्पेशली नाइट्रोजनस बेस के साथ आता है, तो कहलाता है आपको न्यूक्लियोसाइड। अब हम आगे देखते हैं सेकेंड अरेंजमेंट। देखिए ये है सेकेंड अरेंजमेंट। अब इसमें क्या करिए, फॉस्फेट को ऐड कर दीजिए, फॉस्फेट प्लस शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, तीनों एक साथ आए, तब इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड।
तो वहां देखिए इससे पहले जो था वो साइड था और यहाँ क्या है टाइड, TIDE टाइड, दोनों के बीच के डिफरेंसेज है। टाइड हम तब कहेंगे जब आ जाए कौन, फॉस्फेट आ जाए, किसके साथ जुड़ेगा, शुगर के साथ जुड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ेगा, तो ये हमारे पास ये है ऐसे पेंटोज शुगर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये कैसा है 5वां नंबर कार्बन एटम के पोजीशन पे है। आप यहाँ देखिए किसी एडेनिन यानी प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस को हम ऐड किए, तो अभी तक ये जो कंडीशन है आपका, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जैसे ही 5वां नंबर कार्बन एटम पे आप यहाँ फॉस्फेट ऐड करिएगा तो ये कहलाएगा आपको न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये कहलाएगा, इसके केस में क्या कहलाएगा, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, 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 ठीक है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट जोड़ दिए तब ये पूरा नाम वही रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा कौन, डाइफॉस्फेट, यानी पढ़िएगा एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एक फॉस्फेट और आप जोड़ दीजिए तब ये कहलाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फर्स्ट केस में ये क्या था, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकंड में ADP, थर्ड पोजीशन, थर्ड यदि ऐड हुआ तो कहलाएगा ATP। आप समझ गए होंगे ATP। तो अब जो स्ट्रक्चर आपका बना है ये है आपका ATP, ये बहुत पॉपुलर नाम है, आप नीचे के क्लासेस सुनते आ रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये जो है फॉस्फेट, यदि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो 7 to 11 किलो कैलोरी क्या करता है, एनर्जी को ये लिबरेट करता है। तो जब इसे आप तोड़िएगा तो ATP ना होकर के हो जाएगा कौन, ADP, और अगेन फॉस्फेट को फिर ऐड कर दीजिएगा तो फिर से एनर्जी स्टोर हो गया तो हो जाएगा कौन, ATP। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किस चीज में, DNA में एंड RNA में। तो RNA में होगा कब, जब यहाँ H और OH हो तब ये हो जाएगा किस चीज में, RNA के लिए। और जब ऑक्सीजन आप हटा देंगे यहाँ से सेकंड पोजीशन के कार्बन एटम से तो ये हो जाएगा किस चीज में, DNA। तो आपको ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब इसका हम थर्ड एलिमेंट में जा रहे हैं। तो देखिए ये थर्ड एलिमेंट की अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या है थर्ड एलिमेंट में आपका, ये पेंटोज शुगर मैंने लिया है, अभी तो पेंटोज शुगर है, जैसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन एटम है, फर्स्ट कार्बन एटम पे हम इसमें एडिनिन ले लेते हैं नाइट्रोजनस बेस, अब कहला गया क्या, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ 3 फॉस्फेट को एक साथ यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 3 फॉस्फेट, यानी जैसे ही फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस एक साथ आया कहलाया न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हम ले लेते हैं जैसे गुआनिन, और यहाँ 5th नंबर पे कार्बन एटम पे आपका 3 फॉस्फेट हम जोड़ दिए, कार्बन नंबर 5th है लेकिन 3 फॉस्फेट यहाँ से ऐड किए। अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या करेगा कि इसका 3rd नंबर कार्बन एटम और इसका 5वां नंबर कार्बन एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ये यदि दोनों साथ साथ आता है तो इसका 3rd इसका 5th नंबर कार्बन। तो ये जो नए तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इस बॉन्ड को हम कहेंगे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे इसको। और आप यहाँ देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से आकर के क्या हुआ, अटैच कर दिया, तब ये स्ट्रक्चर दोनों एक साथ कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। सिमिलरली आप यहाँ यूरासिल ले लीजिए और ये इसे भी आप यहाँ 3 फॉस्फेट है 5वां नंबर कार्बन एटम पे, यहाँ से भी इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड से इसको जोड़ दीजिए, ये भी कहलाएगा आपको कौन सा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अब ये स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्राई न्यूक्लियोटाइड।
इस तरीके से ये इसका ऊपर भी जुड़ा होता और इसके नीचे भी ऐसे ही ढेर सारा जुड़ता चला जाता। ये आपका कौन सा है, ये 5वां नंबर कार्बन एटम का है, तो यहाँ 5 प्राइम बोल देते हैं इसको। और ये तीसरा नंबर कार्बन एटम किसी और से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता, किसी और न्यूक्लियोटाइड से, तो ढेर सारा ये लंबा एक ऐसे चेन बनाता, तब उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं उसे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब मेनी न्यूक्लियोटाइड होता तब कहलाता क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यहाँ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मैंने केस लिया है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आपका गया है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड में एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमिन यदि ना हो कहीं इस पूरे चेन में, यदि कहीं थाइमिन ना हो, थाइमिन की जगह पर क्या हो? यूरासिल। यूरासिल हो, साथ साथ में ये जितना शुगर है ये यदि हो जाता कैसा शुगर? राइबोज शुगर। देखिए H और OH को हम ऐड कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा राइबोज कंटेनिंग शुगर का ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कैसा है? राइबोज कंटेनिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जिसमें आपके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस इसमें है केवल कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन कभी नहीं। थाइमिन नहीं हो तब ये स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा आरएनए। समझ में आ गया होगा? आरएनए का मतलब राइबोज कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है? ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोसोम का। इसको शॉर्ट में आप इसे ऐसे देखते होंगे, ये रहता था 5 प्राइम, इस चीज को डिनोट किया, और नीचे हो गया कौन सा? 3 प्राइम, इस चीज को डिनोट किया। तो इस तरीके से आप देखते होंगे ये पूरा का पूरा जो बैकबोन है, इस बैकबोन में आपको मिला शुगर, फॉस्फेट और ये नाइट्रोजनस बेसेज। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का? आरएनए का। अब इसके बाद का जो डेवलपमेंट 4th अरेंजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। देखिए ये 4th अरेंजमेंट। तो 3rd अरेंजमेंट में आपने क्या देखा? जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जा रहे थे, 3rd अरेंजमेंट में आपको मिला कौन सा? आरएनए का स्ट्रक्चर। 4th अरेंजमेंट में अब मैं बात करने जा रहा हूँ किस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है उसके बारे में। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये शुगर है, पेंटोज शुगर, और इस जगह पे आपका केवल H और H होता, तो ये हो जाएगा कौन सा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये सब डीऑक्सीराइबोज शुगर। आप राइबोज यहाँ समझने की भूल नहीं करिएगा। 4th अरेंजमेंट में मैं बता रहा हूँ केवल डीऑक्सी का ही कंडीशन HH। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, यहाँ हम ऐड कर देते हैं एडेनिन, तब तो न्यूक्लियोसाइड हो गया। यहाँ गुआनिन, न्यूक्लियोसाइड ही हुआ। यहाँ थाइमिन, न्यूक्लियोसाइड ही हुआ। क्लियर? क्योंकि जब राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस एक साथ आता है तो न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ फॉस्फेट ऐड कर दिए तो न्यूक्लियोटाइड 5th पोजीशन पे। अब आप यहाँ देखिए एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ा, 3rd से और 5th से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो डाई न्यूक्लियोटाइड, ये कहलाया आपका ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से ढेर सारा इसे जुड़ा होता। इसका 3rd अगले से जुड़ा होता, इसका 5th अगले से जुड़ा होता। तो ये मोर देन 3 हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए तो ये कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये है आपका कौन सा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड 1। ये चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ये सब बीच बीच में जो बॉन्ड बनाए हैं ये ऑप्शन है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिमिलरली अब आप देखिए इसका जस्ट एंटी पैरेलल हमने अरेंजमेंट किया है। ये 1st कार्बन एटम, 2nd, 3rd, 4th और ये कौन है? 5th। यहाँ फॉस्फेट जोड़ दें, 3 फॉस्फेट। और 1st पोजीशन पे आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस होगा, और नाइट्रोजनस बेस से थाइमिन ऐड कर दिए, साइटोसिन ऐड कर दिए, और यहाँ एडेनिन ऐड कर दिए। तो इसका 5th नंबर का कार्बन एटम इसके 3rd से जुड़ेगा, इसका 3rd अगले से जुड़ेगा तो ये 3 प्राइम कहलाएगा।
ये आपका इस तरीके से और ये इस तरीके से आई प्राइम करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये फर्स्ट था, तो इसको हम सेकंड ले लेते हैं कि ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पहला पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन था। अब देखिए क्या होता है कि जब ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आप थोड़ा कम डिस्टेंस, तो कितना कम डिस्टेंस है, आप यदि इन दोनों का डिस्टेंस करते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, कितना करते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बन लेगा। तो बॉन्ड किसके किसके साथ बनाता है, इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स, उन्होंने कहा था कि एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है किस चीज का, थायमिन का। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जस्ट अपोजिट, एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंटेड टू द थायमिन एंड इट मेक्स डबल बॉन्ड। ये दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। एंड गुआनिन कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसका, साइटोसिन के बीच। और यहाँ देखिए क्या है, ये बनाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये है प्यूरीन और ये है पायरिमिडीन। ये है आपका प्यूरीन, ये है कौन सा, पायरिमिडीन। तो हर हाल में प्यूरीन एंड पायरिमिडीन का जो रेशियो होना चाहिए 1:1 होना चाहिए। यही है कौन सा, चार्ल्स कि प्रोटीन प्यूरीन एंड पायरिमिडीन का जो रेशियो होना चाहिए कितना, 1:1 होना चाहिए। तो ये हो गया कौन सा, चार्ल्स। तो आप यहाँ देखिए एडेनिन, आप थायमिन आप देख रहे होंगे सीधा सीधा मिल रहा है, तो एडेनिन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। कब बनाएगा डबल बॉन्ड, ज़्यादा दूर रहा तो भी नहीं बनेगा बॉन्ड, एकदम कम 20 एंगस्ट्रॉम से कम ले आइएगा डिस्टेंस तो भी नहीं बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। डिस्टेंस होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना, 20 एंगस्ट्रॉम का होना चाहिए। तो एडेनिन देखिए थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, गुआनिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, अगेन ये कैसा, डबल बॉन्ड। इस तरीके से यदि केवल इसमें कौन नहीं होना चाहिए, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से एक लंबा चेन ऐसे बनाता, तो यही कहलाता आपका कौन, ये स्ट्रक्चर हो गया डीएनए का। तो डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो सब डीऑक्सीराइबोज है, सब डीऑक्सीराइबोज शुगर है, दोनों एक साथ आ गए। तो डीएनए आप देखिए, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड था, जबकि डीएनए आपका कैसा, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। आरएनए में यूरासिल था, इसमें यूरासिल नहीं है। आरएनए में थायमिन नहीं था, डीएनए में थायमिन है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। तो ये स्ट्रक्चर है आपका किस चीज का, डीएनए का। डीएनए के साथ साथ आप चार्ल्स रूल को भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब लास्ट फिफ्थ अरेंजमेंट आप देखिए अब हम फिफ्थ अरेंजमेंट। तो फिफ्थ अरेंजमेंट में कुछ नया चीज करने नहीं जा रहे हैं, केवल यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं डीएनए का, जो आप यूजुअली अपने बुक में देखते हैं। तो देखिए वो कैसे होता है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो बीडीएनए है। बीडीएनए को सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इसका स्ट्रक्चर को। बी का मतलब हो गया बैलेंस्ड, यानी बैलेंस्ड डीएनए के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। जैसे डीएनए कई तरीके का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जे डीएनए, सी डीएनए, अलग अलग तरीके का डीएनए होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो कॉमन पढ़ना है वो किस चीज़ के बारे में, बी डीएनए के बारे में। तो देखिए बी डीएनए में होता है क्या कि ये एक हाइपोथेटिकल हम ऐसे एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, वो कैसा हाइपोथेटिकल। और आपने जो न्यूक्लियोटाइड का जो ये ऐसे आपने एक चेन देखा था, एक ऐसे देखा था, वो जब लंबा होगा तो ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। तो ट्विस्ट होगा, इसमें राइट हैंडेड के फॉर्म में होगा। देखिए कैसे होगा, इस तरीके से ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। आप देखिएगा कि ये मान लीजिए कि 3 प्राइम है और ये कैसा है 5 प्राइम, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट था। फिर आप यहाँ देखिए कि इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका जब 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा 5 प्राइम और ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम।
हाइपोथेटिकल एक्सिस के अराउंड आप देखिए तो यहाँ एक छोटा सा ग्रुप बना है और यहाँ बड़ा ग्रुप बन गया, फिर यहाँ कैसा एक छोटा सा ग्रुप्स बना है, थोड़ा सा टिल्टेड है वहाँ, तो इसे हम कहेंगे माइनर ग्रुप। क्या कहेंगे? माइनर ग्रुप। और इसको कहेंगे कैसा? मेजर ग्रुप। और ये कैसा हो जाएगा फिर? माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप तो फिर मिलेगा कैसा? मेजर ग्रुप। तो इस तरीके से बात कैसे मिलेगा? एक माइनर एक मेजर, एक माइनर एक मेजर, ये मिलता चला जाएगा। एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच में या एक मेजर से कोई दूसरा मेजर हमारा यहाँ मिलता तो उसको हम कहते हैं वन टर्म। उसको क्या कहते हैं? वन टर्म। एक माइनर से दूसरे माइनर के बीच का डिस्टेंस वन टर्म या वन मेजर से दूसरे मेजर के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा वन टर्म कहलाएगा। तो देखिए वन टर्म में होगा क्या? और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 20 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। साथ साथ में जैसे आप देख रहे थे कि एडेनिन थायमिन के साथ गुआनिन साइटोसिन के साथ तो बॉन्ड बना रहा था, तो ये जो है आपका ये स्ट्रैंड इन दोनों के बीच में 5-5 बेस पेयर होगा, इस सबको बेस पेयर कहेंगे। तो 1 2 3 4 और ये कौन हो गया? 5। इसमें भी कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो देखिए वन टर्म में बेस पेयर की संख्या कितना? 10 टोटल, 5 इसमें और 5 इसमें। और वन टर्म का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 34 एंगस्ट्रॉम। साथ साथ में तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप 10 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि 10 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम ऑप्शन है। और BDN में टोटल बेस पेयर वन टर्म में कितना? 10। और ये कैसा होता है? ये होता है राइट हैंडेड। इसका एंगल ये एक टर्म में कितना का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। और टोटल बेस पेयर होता है कितना? 10 बेस पेयर होता है। तो आप पूरा का पूरा इस चीज को आप याद रखिएगा। ये स्ट्रक्चर था आपका किस चीज का? कॉमन फॉर्म ऑफ DNA। आप इस स्ट्रक्चर से भी अवगत हो गए। तो आज तक मैं इतना ही बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, जीन के बारे में सब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मजे से पढ़िए, लॉकडाउन हो या कुछ भी हो। थैंक यू।